कि आज के टाइम में आपकी जेब में फ़ोन तो है, स्मार्टफोन पड़ा है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। ये एक ऐसा माध्यम है वर्तमान दौर में, ये जो है टेलीफोन संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके बिना ज़िंदगी ऐसे अधूरी सी लगती है, जैसे लगता है दिल तो है लेकिन धड़कन नहीं है। जिस तरीके का सपोर्ट हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा खासा निवेश किया है। जब हम एक्चुअल ग्राउंड में जाते हैं तो आप जब क्वालिटी और क्वांटिटी आप वर्क देखेंगे तो आपको तरस भी आएगा अपने सिस्टम पे, और उससे ज़्यादा तरस आएगा आपको खुद पे। तो ये 250 करोड़ किसका है? क्या सिर्फ मेरा और आपका है क्या सिर्फ उधमपुर का, जम्मू कश्मीर का क्या? नमस्कार, बहु एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश वड़ियाल। इस समय हमारे साथ खास मेहमान हैं, डीडीसी काउंसलर हैं पंचारी से, जसवीर सिंह जी। और पहले हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये उस कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। काफ़ी दूर दराज पहाड़ी इलाका है, शायद एक दिन लग जाता है इनको अपनी कंस्टिट्यूंसी में घूमने में। काफ़ी सारी समस्याएं हैं इनकी कंस्टिट्यूंसी में। इनसे बात करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे किस तरह की समस्याएं इनकी कंस्टिट्यूंसी में हैं। जसवीर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। भगवान जी, बहुत नमस्कार। ये बताएं कि किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है इस टाइम लांदर बमार पंचायत? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से समूचे सारे दर्शकों को जो है वो 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यहाँ तक पंचारी मोंगरी की बात है, जिस क्षेत्र का मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, सबसे बड़ी चुनौती मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें हमारी शिक्षा है, जिसमें स्वास्थ्य है, रोड कनेक्टिविटी है, टेलीकम्युनिकेशन है। ये वो चीज़ें हैं जिनमें हमें जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि 15 से 18 अभी भी ऐसे गांव हैं वहाँ के मेरे, जहाँ पर जो है हमें अभी भी बिजली पहुँचानी जो है वो बाकी है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रुकना चाहूँगा। आपने कहा कि कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बिजली नहीं देखी है। सरकार की जो स्कीमें जो शुरू की जाती हैं, बहुत सारी सौभाग्य स्कीम है, क्या मानते हैं सरकार की जो स्कीमें हैं वो क्या दिल्ली तक सीमित रहती हैं? देखिए, सरकार डेफिनेटली कोशिश करती है, स्कीम्स बनती हैं, हमारे थिंक टैंक्स बैठते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पॉलिसी मेकिंग तो इंपॉर्टेंट स्टेप है ही है, बट उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने प्लानिंग किस तरीके से की है, कि आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जब आप इन पॉलिसी का एग्जीक्यूशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि पॉलिसीज़ तो बहुत सारी बनी, कुछ जो है वो आधे रास्ते में रह गई, कुछ जो ज़मीनी स्तर पे पहुंची तो हमारे जो जिनके ऊपर वो जिम्मेदारी थी उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की, वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आज आप कोरोना काल में देखते हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, एजुकेशन ऑनलाइन हो चुकी है। तो मैं बात कर रहा हूँ 18-20 उन गाँव की जिनको अभी बिजली का बल्ब देखना है। तो आप सोच सकते हैं जिन्होंने बिजली का बल्ब ही नहीं देखा तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या लेंगे वो, जहाँ वो टेलीविज़न पर न्यूज़ क्या देखेंगे, तो वो बच्चे जो है अपना फ्यूचर क्या बिल्ड करेंगे। इसके इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे वहाँ का एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसमें लड्डा है, मेरा दमनोत है, लाली का एरिया है, गलियोत का कुछ एरिया है, कुछ लटियार कट्टी का एरिया है, लांदर का कुछ एरिया है। आप देखेंगे कि इवन जो हमारा टिकरी का जो ऊपरली एरिया है, जैसर कोट, जंगल गली जैसा एरिया है, वहाँ पे नेटवर्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कुछ क्षेत्रों में हमने इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई तो है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ नेटवर्क ही नहीं है आधुनिक टाइम में। आप खुद सोच सकते हैं सर कि आज के टाइम में आपकी जेब में फ़ोन तो है, स्मार्टफोन पड़ा है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। तो यानी कि आप दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं कर सकते। कोई बीमार हो गया, कोई आपको इमरजेंसी जो है वो मैसेज कन्वे करना है, ऑनलाइन जो है वो क्लासेस लगानी है, आपको कोई भी मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए आपको ऑनलाइन जाना है, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऑनलाइन। ये एक ऐसा माध्यम है वर्तमान दौर में, ये जो है टेलीफोन संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके बिना ज़िंदगी ऐसे अधूरी सी लगती है, जैसे लगता है दिल तो है लेकिन धड़कन नहीं है। तो ऐसे टाइम में आप सोच सकते हैं कि नेटवर्क नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमने हर मंच पे लगभग इस चीज़ को उठाया है और कोशिश की है कि इस चीज़ को एड्रेस किया जा सके, और डेफिनेटली हमें सपोर्ट मिला है, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा खासा निवेश किया है। मसला वहाँ भी वही है, बड़ी बेहतरीन योजना थी भारत सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की, लेकिन जब हम एक्चुअल ग्राउंड में जाते हैं तो आप जब क्वालिटी और क्वांटिटी आप वर्क देखेंगे तो आपको तरस भी आएगा अपने सिस्टम पे, और उससे ज़्यादा तरस आएगा आपको खुद पे। कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, यहाँ घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है रोड को लेकर, काफ़ी चर्चा में रही है वीडियो। क्या एक्शन जो है अभी तक लेंगे? देखिए, आप जानते हैं सर कि हमारा जो, क्योंकि हम पॉलिसी मेकर्स हैं तो हम चीज़ों को रिकमेंड कर सकते हैं, हम रिकमेंड करते हैं, बार बार सिफारिश करते हैं कि क्या जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन एक्शन लेने के लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ बैठी हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, तो हम बार बार उन इश्यूज़ को उठाते हैं, लेकिन
मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहूँगा कि निवेश जो है वो PMGSY में बढ़ा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी का जो सिस्टम है वो पहले से कहीं ज़्यादा बिगड़ गया है। यानी कि पैसा बढ़ता चला गया है, निवेश इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली गई, लेकिन क्वालिटी गिरती चली गई, और ये वर्तमान दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती ये खास इसलिए भी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फुली, जहां आप देखेंगे कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे इलाके में 250 करोड़ के करीब के जो प्रोजेक्ट जो हैं PMGSY के चल रहे हैं, तो ये 250 करोड़ किसका है? क्या सिर्फ मेरा और आपका है क्या? क्या सिर्फ उधमपुर का, जम्मू कश्मीर का? क्या भारत का बच्चे बच्चे की कमाई है। भारत का जो आम इंसान है, जो किसान है, जवान है, जो मजदूर है, उसके खून पसीने की कमाई है। और हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, जब घटिया मटेरियल यूज़ करते हैं। हम तो चलो इशू उठाएंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि जो इतनी सारी हमारी मल्टीपल एजेंसीज जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, वो क्या सोती रहती हैं क्या? या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमारी मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो हर जगह पहुंचता है, और शायद मीडिया ही है जिसने डेमोक्रेसी को साल दर साल मजबूत किया है। अदरवाइज आप देखेंगे कि अगर सिर्फ सिस्टम पे आप डाल देंगे कि सिस्टम सिर्फ इंक्वायरी करेगा और जस्टिस करेगा, तो मुझे लगता है कि एक अंधेराटी और क्वांटिटी में फ़र्क है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारे दिग्गज लोग हैं वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। हालांकि जब मैंने इशू उठाया तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मीटिंग्स भी की गई थी, जो हमारे आदरणीय डिप्टी कमिश्नर उधमपुर हैं और जो हमारे एक्सीएन हैं, SC हैं, चीफ इंजीनियर साहब का 2-3 बार विजिट हुआ है। उन्होंने निर्देश भी दिए थे अधिकारियों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जिस तरीके की चीज़ें चल रही। क्यों? अगर मैं आज सेटिस्फाई हो जाऊँ और कल वो चीज़ जब टूटती है तो पब्लिक पूछेगी ना, जनाब आप तो सेटिस्फाई थे, तो फिर ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? जसवीर जी, अगर चीफ इंजीनियर की बात करें, PMGSY कुछ दिन पहले वहाँ दौरा किया गया था, उन्होंने काफ़ी बारिश थी उस दिन, हमने भी एक सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो देखा था, बहुत चर्चा में थे वो, तो दिल खोल के लोगों को कह रहे थे मैं इस इलाके का हूँ, इस इलाके से जुड़ा हूँ, तो मेरे से जितना होता है वो करूँगा। क्या वो ठीक उतर पाए हैं लोगों के दिल? देखिए, हमारे एक महान शायर ने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, मैं आपके माध्यम से आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बताना चाहूँगा। शायद गलत हो जाऊं तो माफ़ करिएगा मुझे, बड़े महान कवि थे वो, मतलब बड़े किसी महान कवि ने लिखी हैं कि उनकी फाइलों में या आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। कि आप जब शहर में बैठे हैं यहाँ पे, तो आपकी जो फाइलें हैं उसमें दिख रहा है कि गांव का मौसम गुलाबी है, बाहर आ रही है, सारा सिस्टम हो रहा है। लेकिन वास्तविकता यही है कि ये दावे झूठे हैं, ये दावे बिल्कुल झूठे हैं, और ये सारी बातें किताबी हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें किताबी हैं, गांव का मौसम ना गुलाबी है, सब किताबी है। और वास्तविकता से मैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो ग्रामीण जम्मू कश्मीर, ग्रामीण उधमपुर जो है, वहाँ कुछ नहीं है, ना टूरिज्म है, ना हॉर्टिकल्चर है, ना एग्रीकल्चर है, ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ना जो है आप देखेंगे कि विलेज खादी इंडस्ट्री है, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। और अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए वो तरस रहा है। और जो भी मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो शहरों में ही लगे हैं और शहरों तक ही सीमित रह गए हैं। एक सावला प्रोजेक्ट आपकी उधर कंस्टिट्यूंसी में बन रहा है, काफ़ी उम्मीदें थी जो गांव के, जो इलाके के, आपके दूरदराज इलाके के जुबा थे कि एक जंग लड़के को हम जहां से DDC जिताएंगे और हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। और क्या लगता है आपको, उस अगर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है तो अगर उस प्रोजेक्ट में क्या गाँव के लोगों को और जहाँ उस इलाके के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता? देखिए, पिछले 6 महीनों में जब से मुझे कुर्सी संभालने का मौका पब्लिक ने दिया है, मैं इसको अपनी सबसे बड़ी असफलताओं में गिनता हूँ, चाहे वो इसके साथ साथ डिग्री कॉलेज का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हों। लेकिन सावलाकोट प्रोजेक्ट को, उसके जो सावलाकोट प्रोजेक्ट से संबंधित जो हमें काम करने थे वो हम नहीं कर पाए हैं। इसको मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी असफलताओं में गिनता हूँ अभी तक के, जो जब से कुर्सी संभाली है। बड़ा प्रोजेक्ट है, जम्मू कश्मीर के बड़े प्रोजेक्टों में शामिल होता है, और उम्मीद की जा रही है कि जब ये प्रोजेक्ट बन के पूरा होगा तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा, आगे भी जारी रहेगा, और हर ऑफिसर के पास जाऊंगा, हर मंच पे जाऊंगा, हर ऑफिस में जाऊंगा जहां जाने की जरूरत पड़ेगी। और मैं माननीय जो हमारे आदरणीय सांसद हैं, मैं उनसे भी मिलूंगा, डिप्टी कमिश्नर मैम है, उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी सपोर्ट मिलता है, आदरणीय लालचंद जी और आदरणीय जूही पठानिया जी, उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इन सब डिपार्टमेंट्स की मदद से जो मुद्दे मैंने आज उठाए हैं आपके माध्यम से, तो इनको हल करने का प्रयास करूंगा। एक सवाल थोड़ा हटके पूछना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही परिसमन आयोग की जो है वो टीम यहाँ आई थी। हो सकता है कि टिकरी, पंचारी, लांदर को जो है अलग से कंस्टिट्यूंसी का दर्जा दे दिया जाए। तो जब आप DDC चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ के लोगों की एक आवाज़ निकली थी कि अब की बार वही जीतेगा जो यहाँ का रहने वाला होगा, हमारा अपना नुमाइंदा होगा, हमारे अपने गाँव का होगा। काफ़ी सारी उम्मीदों के साथ उन्होंने आपको विजय घोषित किया था। लेकिन क्या मानते हैं कि कहीं कोई MLA की
इलेक्शन लड़ने की तैयारी? देखिए, वर्तमान में परिसीमन आयोग बैठा है। हमने अपनी रिपोर्ट और जो हमें रिक्वेस्ट थी हमने सबमिट की है और प्रयास जारी है कि हमें एक अलग पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मिले। जहाँ तक एमएलए का सवाल है तो पहली कोशिश हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की है। दूसरा, अभी फिलहाल जो है वो डीडीसी काउंसलर के तौर पर, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के, जिला पार्षद के तौर पर जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने में इतना अधिक वक्त समय निकल जाता है कि अभी सोचा नहीं है कि क्या करना है। लेकिन डेफिनेटली मैं ना तो किसी चीज़ के लिए हाँ कर रहा हूँ और ना किसी चीज़ से इनकार कर रहा हूँ। भविष्य की जो भी संभावना होगी, संभावनाओं को, समय को देख के, जो परिदृश्य को देख के हम देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, नया दौर है, नया युग है और मुझे लगता है कि एक लीडरशिप, एक जनरेशन ऐसी है जिसको अब जो है वो मार्गदर्शक की भूमिका में आना चाहिए और नई पीढ़ी, जो एक नई लाइन है, नई जनरेशन है, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि अब उसको मौका दिया जाए। और मेरा अपना प्रयास भी यही है कि एक नई लाइन ऑफ लीडरशिप जो है वो तैयार हो। मैं ये नहीं चाहता कि जसवीर सिंह इज़ द ओनली वन, मैं रहूँ, नहीं। मैं चाहता हूं कि चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो सोशल फील्ड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड हो, मैं चाहता हूं कि एक नई लीडरशिप जो है वो आगे आए। आपके माध्यम से मैं आज बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, हमारे वहाँ का काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा है यहाँ के लोग जिनको कभी मंच नहीं मिला। आज हमारे यहाँ पे एक पंडखलाड़ हमारा एरिया है, तहसील मोंगरी का, काफ़ी दूर, ना तो रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, ना नेटवर्क है, वहाँ कुछ नहीं है। तो पिछले दिनों जब मैं नई नई जिम्मेदारी मिली थी डीडीसी काउंसलर की, तो वहाँ विजिट किया था। तो वहाँ पे वहाँ एक छोटी बच्ची थी, उसमें काफ़ी टैलेंट मैंने देखा था। नीतू भारती नाम है उसका, काफ़ी टैलेंट देखा था। आजकल वो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दमनोद की छात्रा है। तो उस टाइम मैंने टैलेंट देखा था उसमें। तो अब जो है वो, क्योंकि माननीय जो हमारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर हैं, इनके सहयोग से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज एक बड़ा जो फंक्शन जो था उसका आयोजन किया था, एक इवेंट का, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में। बार बार हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है। पिछले दिनों जो है हमने जो आदरणीय डिप्टी कमिश्नर उधमपुर, हमारे कुछ पंची सरपंच ने, उनसे मुलाकात भी की थी। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर भी उसमें शामिल हुआ था। लेकिन आप देखेंगे कि अगर, क्योंकि अभी सिर्फ यूँ समझिए कि अभी सिर्फ जो है वो बेस बनाया जा रहा है, अभी सावलाकोट प्रोजेक्ट जो है उसका काम शुरू होना है, अभी सिर्फ उसके लिए अप्रोचेस एक तरह से बन रही हैं। ये जो डायरेक्ट रूट है उधमपुर से, अगर ये रूट मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट उधमपुर में पड़ता है, अगर आप उसको डायरेक्ट रूट देते हैं, सप्लाई मोड से ऊपर आप एक डायरेक्ट रूट देते हैं उसको, बाया पंचारी हो, कैंतकली पंचारी होते हुए फिर आगे बाया लांदर घलियोत होते हुए एक डायरेक्ट रूट देते हैं, तो आप देखेंगे कि एक तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, जो वहाँ की कंसर्न कंपनी है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, वहाँ भी फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ जो ये नया रूट बनेगा, इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, बड़ा एरिया है, आप देखेंगे उधमपुर का काफ़ी बड़ा एरिया है, माली है, फिर कैंतगली पड़ता है, ऊपर पंचारी का एरिया है, मोंगरी का एरिया है। तो इस एरिया को बहुत बेनिफिट होगा इस नए रोड कनेक्टिविटी से। तो मुझे लगता है कि हम कोशिश करेंगे लगातार, इसके लिए प्रयास कर भी रहे हैं और प्रयास करेंगे भी। लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी प्रशासन और उसके साथ साथ जो माननीय हमारे सांसद हैं, क्योंकि दिल्ली में तो इस टाइम हमारे सबसे बड़े प्रतिनिधि वही हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे भी अपील करूंगा कि सावलाकोट प्रोजेक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का हिस्सा बनता है, और विशेष करके क्योंकि पंचारी और मोंगरी का एरिया उसके साथ लगता है, तो जो हमारा हिस्सा बनता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनको हमें देना चाहिए। इस संबंध में हम उनसे मुलाकात भी करेंगे, बट क्योंकि मीडिया बड़ा सशक्त माध्यम है तो मैं आपके माध्यम से सीधा उनसे अपील करूंगा कि पंचारी मोंगरी का एक बड़ा हिस्सा उसमें बनता है, जो रामबन का है आप रामबन को दीजिए, वहाँ के लोगों को दीजिए, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। पर जो हमारा हिस्सा बनता है, एक तो वो हमें दीजिए, हमारे लोगों को रोजगार दीजिए। दूसरा, जो डायरेक्ट रूट जो उधमपुर से हमें मिल सकता है और शॉर्टेस्ट रूट है, तो कृपया करके आप इस पर काम कीजिए। माननीय सांसद जितेंद्र सिंह जी, आपके गांव में, आपके इलाके का ही है सदल गांव, जो लैंडस्लाइड हुआ था, काफ़ी सुर्खियों में रहा था, उनके द्वारा पूरे गांव को गोद लिया गया था। लेकिन आज भी वो लोग यहाँ दरबदर हो रहे हैं, कहीं इधर बिरमा पुल में, कुछ कहीं है, स्कूल हैं वो पूरे ढह गए हैं, उनके बच्चों का कोई पता नहीं है। देखिए, आज कम से कम मैं कोई खास टिप्पणी आज इस मुद्दे पे नहीं करना चाहूँगा कि क्या उन्होंने गोद लिया था, नहीं लिया था, क्योंकि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, बाद में उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया था कि जो आदर्श ग्राम योजना के तहत मैंने इसको गोद नहीं लिया है। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि उन्होंने गोद लिया था। अब वास्तविकता तो या तो वो जानते होंगे, जब भारत सरकार जानती होगी कि डॉक्यूमेंट्स में क्या शामिल है। लेकिन बड़ी विडम्बना देखिए आप, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और रोना भी आता है सोच के कि वो सदर गाँव जिसके लिए उस टाइम लगभग सारे जम्मू कश्मीर ने आंसू बहाए थे, मदद भेजी थी, आज 14 अगस्त को आपके पास बैठा हूँ तो मुझे ये कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि उस गांव में 7 साल बाद, सितंबर 2014, लगभग 7 साल गुजर चुके हैं, अभी वहाँ पे बिजली का बल्ब नहीं जगा है। एलटी की लाइनें हमने बिछा दी हैं, तारें बिछा दी हैं, लेकिन हम वहाँ पे एक स्टेशन क्रिएट नहीं कर पाए हैं। तो जहाँ पे इतनी जान माल की नुकसान हुआ,
तो क्या 10-15 लाख का हम एक स्टेशन वहाँ कहीं इमरजेंसी कोटे से नहीं दे सकते थे, या माननीय सांसद साहब नहीं दे सकते थे क्या? उस गांव को दोबारा बसाने की देखिए, वहाँ PMGSY ने अपना रोड जो है वहाँ पहुँचाया है। अभी वहाँ पे जो है बेटी लुक डाली गई है। सद्दल के नाम पे जो है वो सद्दल के नाम पे जो है एक बैंक ब्रांच खोली गई है पंजर में। लेकिन सद्दल को क्या दिया? जिस गांव के लिए वो सब बना था, अगर आप देखेंगे तो वैसा ही उजड़ा हुआ है। जबकि ऐसा हो सकता था कि उसके लिए कोई स्पेशल प्रोजेक्ट बनता, पंजर पंचायत की ओर से पंचायत के साथ सहयोग किया जाता, एक नया प्रोजेक्ट बनता, प्लांटेशन होती, वहाँ उसको फिर से बसाया जाता। और एक तो है ना कि कोई बिल्कुल बंजर भूमि हो, वो ऐसा क्षेत्र है जिसके इर्द गिर्द आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत एरिया है पंजर पंचायत का, और उसको टूरिज्म एक डेस्टिनेशन के ऊपर सरौली तार है, बहुत ब्यूटीफुल है। वहाँ मेला लगता है, उसके साल में जसरकोट है, वहाँ हर साल कुछ लोग उसको मम्मी जातर के नाम से जानते हैं, जसरकोट जातर के नाम से जानते हैं, तो काफ़ी फेमस चीज़ें हैं। लेकिन आप देखेंगे बिजली तो छोड़िए, जो है बिजली तो वहाँ पहुँची नहीं पहुँची, लेकिन स्कूल्स, जिन 2 स्कूल्स की आप जिक्र कर रहे थे, आज तक सरकार को पता नहीं है कि वो बच्चे कहाँ दरबदर हो रहे हैं जो कभी उन स्कूलों में पढ़ा करते थे, जिनके अपने सपने थे। तो मुझे लगता है कि दावे तो हमने बड़े बड़े किए हैं, और मैं से पहली सफलता अपनी मानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है वो कोई भी 10 या 15 लाख अपने कोटे से दे सकता था। और मैं एक बार फिर से आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि फिर मैं हर दफ्तर जाऊँगा, अगर मुझे नाक भी रगड़ना पड़े मैं रगड़ूंगा हर दफ्तर के आगे कि कृपया करके मुझे वहाँ स्टेशन बना के दीजिए। और कहानी सिर्फ एक सद्दल की नहीं है, मेरा लड्डा का एरिया है, दमनोद का एरिया है, लाली का एरिया है, आप देखेंगे गलियोत का एरिया है, मेरा कुलटैड का कुछ एरिया है जो मेरी पंचायत से सटा हुआ है। काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है जिनको अभी बिजली का बल्ब देखना है। नेटवर्क सबसे बड़ा इशू मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा एक बड़ा एरिया है जहाँ पर नेटवर्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये 21वीं सदी है, तीसरा दशक है, दुनिया चंद्रमा पे है, हम जो है मंगल पे जाने की तैयारी में हैं। और इस टाइम जब मैं ये सब बातें आपसे कह रहा हूँ, हम कल जो है वो 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो बना रहे होंगे बड़े आन बान और शान के साथ। तो मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों पर चर्चा करने की ज़रूरत है। और इसमें अगर किसी की आलोचना भी होती है, जिसकी आलोचना होती है, तो डेफिनेटली उसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, उसको मुझे लगता है स्वीकार करना चाहिए कि मैं अपनी गलती, मैं कह रहा हूं कोई गलत नहीं, सबसे पहले मैं गलत हूं क्योंकि मैं वहां का प्रतिनिधि हूं। मैंने कहा था सद्दल वालों से कि मैं आपको ट्रांसफार्म दूंगा, मैंने लड्डा वालों से कहा था मैं रोड दूंगा, एम्बुलेंस दूंगा, हॉस्पिटल दूंगा, आपको अच्छी एजुकेशन दूंगा, मैं अच्छी फैसिलिटीज दूंगा। मैंने दमनोद से कहा था, मैंने लाली से कहा था, मैंने गलियोत से कहा था, मैंने बदोता, चाई, लोधरा, कौशल, मदयाल, इन सब से कहा था मैंने कि मैं आपको अच्छी फैसिलिटी दूंगा। तो अगर मैं नहीं प्रोवाइड कर पाता हूं, क्योंकि आज पंचायती राज सरकार जो है सबसे ऊपर वही बैठी हुई है जो अभी चुनी हुई सरकार है, क्योंकि स्टेट ड्यूटी लेवल पे तो एलजी प्रशासन बैठा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बैठे हुए हैं। तो अगर नहीं होता तो डेफिनेटली मेरी जिम्मेदारी बनती है और मुझे उससे कोई इनकार नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं सरेंडर नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है समर्पण नहीं कर रहा हूँ। तो आज उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े मंच पे, यहाँ डिबकाम, आदरणीय डिबकाम बैठे थे, डिस्ट्रिक्ट हमारे चेयरमैन बैठे थे डीडीसी काउंसिल के, तो वहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला। हमारी कुड पार्टी जो नेशनल लेवल पे फेमस है, आज इवन उसको फर्स्ट प्राइज मिला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हालांकि वो तो काफ़ी जो है वो बड़े स्तर पे मशहूर है, लेकिन आज उसको प्राइज भी मिला है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहूँगा कि हवा बदल रही है, गाँव की नई लीडरशिप आगे आ रही है। तो मैं किसी संभावना से इनकार नहीं करता हूं, और डेफिनेटली जितनी निष्ठा मेरे अपने लोगों के प्रति है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा निष्ठा मेरे अपने पंचारी मोंगली इलाके के प्रति है, लेकिन उतनी ही निष्ठा अपने मुल्क के प्रति, जम्मू कश्मीर के प्रति और अपने पूरे उधमपुर के प्रति है। तो मेरे को कई फ़ोन आते हैं, उधमपुर से आते हैं, पूरे जम्मू के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो मैंने आज तक कभी किसी को इनकार नहीं किया कि आपकी मदद नहीं करनी है। तो अगर लोगों के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेना पड़े तो क्या लेंगे? देखिए, राजनीति में आप देखेंगे, राजनीति जो कहती है कि यहाँ दोस्तियाँ नहीं होती, यहाँ समझौते होते हैं। और अगर लोगों के, क्योंकि जनहित सबसे सर्वोपरि है, और जनहित के लिए किसी का सहयोग लेना पड़े तो मुझे लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई अछूत नहीं होता। आप राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक दिन गालियां निकालते हैं दूसरे दिन साथ होते हैं लोगों के हित के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम इस बारे में सोचेंगे। हमारे लिए कोई भी जो है जो देश के हित में है, कानूनी तौर पर काम करता है, उनमें से कोई भी हमारे लिए अछूत नहीं है। और जब हमें मौका मिलेगा, जब जरूरत पड़ेगी, वक्त के अनुसार, समय के अनुसार, जो हालातों के अनुसार जिसके मदद लेने की जरूरत पड़ेगी और हमें लगेगा कि हमारे लोगों का हित, मैं बार बार कहता रहा हूँ, मुझे 2 डिग्री कॉलेजेस चाहिए, एक पंचारी के लिए, एक मोंगरी के लिए, एक बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए हमें। तो अगर उसके लिए हमें किसी की भी जरूरत पड़ती है और कोई हमारा सहयोग करता है तो निश्चित तौर पर मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं होगा, क्योंकि मेरी पहली कोशिश अपने लोगों की बेहतरी है। तो देखेंगे कि वक्त के साथ जो है वो क्या जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे पंचारी कंस्टिट्यूंसी से डीडीसी काउंसलर है जसप्रीत सिंह जी, और इनका कहना है कि अगर मुझे अपने गांव और दूर दराज के इलाके के लोगों के लिए अगर कहीं भी जाना पड़े, किसी भी दरवाजे पे किसी का भी दरवाज़ा अगर खटखटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, और मैं अपने लोगों की आवाज़ हमेशा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पटेल, बाहु एक्सेस न्यूज़, उधमपुर।
कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।